गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हैं और माँ सरस्वती से यह आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हमें वो शक्ति प्रदान करें जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें तथा देश के प्रति तथा अपने समाज के प्रति अपने दायित्वों को हम ईमानदारी से पूरा कर सकें या निभा सकें। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास के अंदर मेवाड़ के गोहिल या सिसोदिया वंश को पढ़ रहे थे। रियासत की बात करें तो 19 रियासतों में से सबसे बड़ी तथा सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ ही थी। और वंश की बात करें तो विश्व का सबसे प्राचीन तथा सबसे लंबा चलने वाला वंश कौन सा था? गोहिल या सिसोदिया वंश था। रियासत तथा वंश दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये वंश 565 या 566 से शुरू होकर 1947 तक चला था। कल हमने बात की थी, इस वंश के अंदर दो शासक सहस्थापक के रूप में पूछे जाते हैं। पहला है वंश का सहस्थापक गुहादित्य, जिसको आप पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ सकते हो, और दूसरा है सता का संस्थापक काल भोज बप्पा रावल। पहले हमने पढ़ा था बप्पा रावल, जिसने राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था, खुद की उपाधि हिंदुआ सूरज धारण की थी। और हिंदुआ सूरज का मतलब वो अपने आप को राम का अवतार मानते थे। इसके बाद में हमने दूसरा शासक पढ़ा था अल्लट, जिसकी उपाधि थी आलू राव की, जिन्होंने नागदा के स्थान पर अपनी राजधानी आहड़ को बनाया था। और उसके बाद में एक या प्रथम राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी किसने किया था? अल्लट ने किया था। हूण राजकुमारी थी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। और राजस्थान में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। नौकरशाही की शुरुआत भी किसने की थी? हरिया देवी ने की थी। ऐसे याद न रहे तो याद कर लेना। बदमाश जाति थी हूण, उसकी राजकुमारी से विवाह किया, राजकुमारी ने काम करने से मना कर दिया और उस परिस्थिति में नौकर रखने की जरूरत सर्वप्रथम किसको पड़ी थी? अल्लट को ही पड़ी थी। तो राजस्थान में अल्लट सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत करने वाला शासक था, गोहिल वंश का शासक था। अल्लट के बाद में हमने पढ़ा था शक्ति सिंह। देखो, शक्ति सिंह के समय जो पास का ही आबू क्षेत्र था ना, वहाँ पे परमार वंश का शासक था एक मुंज। उस मुंज ने शक्ति सिंह पर आक्रमण कर दिया, शक्ति सिंह को पराजित कर दिया और कुछ समय के लिए गोहिलों पर अधिकार कर दिया। उसके बाद में वहाँ पर परमार शासक भोज ने अपना अधिकार कर लिया। भोज के समय जो घटनाएं घटी उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। भोज के समय पहली घटना तो ये घटी कि भोज ने वहाँ पर एक मंदिर बनवाया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसको वर्तमान में समिदेश्वर शिव मंदिर कहते हैं, जिसका वास्तविक निर्माता भोज है तथा जिसका पुण्य निर्माता मेवाड़ का एक शासक है जिसका नाम है मोक्कल। इसलिए इस मंदिर को मोक्कल का मंदिर भी कहते हैं। अब देखो, शक्ति सिंह के बाद में यहाँ पर एक शासक आया था जिसका नाम था रण सिंह। रण सिंह भी बोल सकते हैं या इसको हम करण सिंह भी बोल सकते हैं। इस रण सिंह के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था क्षेम सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था राहत। ये राहत नाराज होकर ये कहता है कि मुझे चित्तौड़ का शासक या मेवाड़ का शासक बनाओ, लेकिन शासक बड़े पुत्र क्षेम सिंह को बनाया जाता है। राहत नाराज होकर उदयपुर के अंदर एक गांव के अंदर चला जाता है, सिसोदा गांव में, और इस सिसोदा गांव में एक वंश की नींव रखता है और उस वंश का क्या नाम है? सिसोदिया वंश। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, मूल रूप से जो शासक बना था चित्तौड़ का वो क्षेम सिंह बना था, और जो शासक कार्य करेगा वो कौन करेगा? क्षेम सिंह ही करेगा। राहब सिसोदा गांव में सिसोदिया वंश की सिर्फ नींव रखता है और अपने नाम के पीछे एक शब्द को काम में लेते हैं, वो कौन से? राहब। और कोई भी काम नहीं किया। हालांकि भविष्य के अंदर चित्तौड़ पर जो शासन करेंगे वो सिसोदिया वंश के लोग करेंगे। देखना करेंगे किस प्रकार। क्षेम सिंह रण सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक बन गया और अपने नाम के पीछे उपाधि लगानी शुरू कर दी रावल। क्षेम सिंह के बाद में यहाँ पे शासक बना था जिसका नाम था सामंत सिंह। सामंत सिंह के बाद में यहाँ पर शासक बना था, उसका नाम था जेतर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेतर सिंह के बारे में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जेतर सिंह के बाद में बना था यहाँ पर शासक तेज सिंह। सब नाम के पीछे क्या लगाते थे? रावल सामंत सिंह, रावल जेतर सिंह, रावल तेज सिंह और रावल समर सिंह। और रावल समर सिंह के बाद में शासक बना था रावल रतन सिंह। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, राणा रतन सिंह या रावल रतन सिंह, तो ये कौन था? रावल रतन सिंह था।
रावल रतन सिंह की कहानी जब हम पढ़ेंगे तब हमको पता लगेगा कि 1303 में इस चित्तौड़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी अधिकार कर लेता है और ये दुर्ग अपने पुत्र खिजर खां को सौंप देता है। और खिजर खां ये दुर्ग अपने एक किसी जागीरदार को मान लो, चाहे अपने प्रतिनियुक्ति व्यक्ति को मान लो, उसको सौंप देता है। इधर ये राहत या राणा शाखा चल रही होती है आगे, इसको ये नहीं पता कि चित्तौड़ अब अपने अधिकार में नहीं रहा। और यहाँ पे एक शासक होता है अरी सिंह, और बाद में अरी सिंह का पुत्र यहाँ पे नॉर्मली चल रहा है, सिर्फ एक जागीर है इनके पास, बाकी कोई राजकाज नहीं है, हमीर। जब हमीर को ये पता लगता है, नाम के पीछे क्या लगाते हैं ये लोग, राणा लगाते हैं, राणा हमीर को जब इस बात का पता चलता है तो राणा हमीर आक्रमण करता है और इस चित्तौड़ को वापिस स्वतंत्र करवाता है और चित्तौड़ के ऊपर सिसोदिया वंश की नींव रखता है। अब जो गुहिल थे या जो रावल थे वो तो हो गए कलोच, है उन्हीं के वंशज, रावल के राणा हो गए और गुहिल के क्या हो गए, सिसोदिया। और ये अंतराल या ये चेंजमेंट कब आया था, राणा हमीर के काल में आया था। सिसोदा गांव से उठ के आए थे। वंश का संस्थापक नॉर्मल पूछे तो राहत, वास्तविक वंश तथा सत्ता का संस्थापक कौन होगा, सिसोदिया। या चित्तौड़ के ऊपर सिसोदिया वंश, चित्तौड़ के ऊपर है, सिसोदा गांव के अंदर राहत आ जाएगा, चित्तौड़ के अंदर पूछ ले तो कौन आ जाएगा, राणा हमीर आ जाएगा, राणा हमीर आ जाएगा। पहले तो हम पढ़ेंगे छेम सिंह से लेकर रतन सिंह तक, रावल छेम सिंह, रावल सामर सिंह, रावल जेतर सिंह, रावल तेज सिंह, रावल समर सिंह और रावल रतन सिंह, इन 3 शासकों को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अरी सिंह के पुत्र हमीर, जिसको मेवाड़ का उद्धारक, वीर राजा तथा विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान इतना रखना, सिसोदा गांव में सिसोदिया वंश की नींव रखने वाला राहत या सिसोदिया वंश की नींव रखने वाला पहला व्यक्ति राहत, लेकिन चित्तौड़ के अंदर या मेवाड़ के अंदर सिसोदिया सत्ता का संस्थापक या वास्तविक सिसोदिया वंश का संस्थापक, तो वो कौन आ जाएगा, राणा हमीर आ जाएगा। दोनों प्रश्नों का थोड़ा सा ध्यान रखना। रावल शाखा की शुरुआत छेम सिंह के समय से और राणा शाखा की शुरुआत राहत के समय से हुई थी। अब हम पढ़ेंगे रावल शाखा को। पहले हम पढ़ेंगे रावल शाखा को, क्या इंपॉर्टेंट था रावल शाखा के अंदर, किस प्रकार की गतिविधियां घटी थी, दिल्ली का शासक इनके समकालीन कौन था, किस किस प्रकार के इन्होंने युद्ध किए थे, इन सब बातों के बारे में पढ़ेंगे। रावल शाखा के अंदर सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट शासक है जिसका नाम है अपना जेतर सिंह, याद रख लेना चाहिए। पहले पढ़ेंगे रावल शाखा। रावल शाखा इंपॉर्टेंट थी रावल शाखा। रावल शाखा के अंदर 1 नंबर पे जो शासक बनेगा, छेम सिंह के बाद में कौन बनेगा, सामंत सिंह। छेम सिंह ने सिर्फ यही कार्य किया था, रावल नाम दिया था मात्र। सामंत सिंह के बाद में यहां पे शासक बनेगा जेतर सिंह। जेतर सिंह के बाद में 3 नंबर पर यहां पे शासक बनेगा तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में यहां पर शासक बनेगा समर सिंह। और लास्ट जो शासक बनेगा वो बनेगा कौन है, रावल शाखा का अंतिम शासक कौन बनेगा, रतन सिंह। और रावल शाखा का प्रथम शासक था वो कौन है, छेम सिंह। इन चारों पांचों को आप एक कड़ी के रूप में याद रखना। बात करें हम सामंत सिंह की, तो सामंत सिंह के काल में हम 2-3 चीज इंपॉर्टेंट देखेंगे। इस राजस्थान के इस क्षेत्र में सामंत सिंह शासन कर रहा था। यहाँ पे था जालोर, और जालोर का शासक कौन था, उदय सिंह। इस मेवाड़ और ये क्षेत्र क्या कहलाता था, वागड़ कहलाता था। दूसरा, यहाँ पे चौहान शासक था, और चौहान शासक कौन था, यहाँ पर अपना पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय था, और पृथ्वीराज तृतीय पर आक्रमण किसने किया था, गौरी ने आक्रमण किया था। 1192 में युद्ध हुआ था तराइन का। इस चौहान तृतीय की बहन का नाम था पृथु। इन सब बातों को पढ़ेंगे हम सामंत सिंह के बारे में। जालोर के शासक उदय सिंह के साथ सामंत सिंह का युद्ध हुआ। सामंत सिंह पराजित हो गया था, और पराजित होकर किधर चला गया था, वागड़ क्षेत्र में चला गया। पहली बात तो ये होगी इससे रिलेटेड, वागड़ क्षेत्र में चला गया था। जालोर के शासक उदय सिंह ने इसको पराजित किया था। अब वागड़ क्षेत्र के बाद में जब इसको पता लगा कि इसका साड़ा पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध के अंदर युद्ध लड़ रहा है,
तो उसकी मदद करने के लिए कहाँ पे चला गया, यहाँ से सीधा तराइन चला गया और तराइन के युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुआ। प्रश्न पूछा जाता है कि गुहिल वंश के कौन से शासक ने तराइन के द्वितीय युद्ध में लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी, तो वो कौन था, सामंत सिंह था, जिसका विवाह है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन पृथु के साथ क्या हुआ था, विवाह हुआ था। तो ये 2-3 जानकारी ही, एक ही जालोर से संबंधित और अजमेर के चौहानों से रिलेटेड। 2 नंबर पे शासक बनेगा जेतर सिंह। पहला काम जेतर सिंह का क्या होगा, जेतर सिंह अपने पिता सामंत सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए उदय सिंह पर आक्रमण करेंगे। किस पे आक्रमण करेंगे, उदय सिंह पर आक्रमण करेंगे। जालोर पर आक्रमण कर दिया। उदय सिंह के साथ इनकी क्या हो गई, संधि हो गई और संधि के तहत उदय सिंह के पुत्र चाचिंग देव और इस चाचिंग देव की पुत्री थी जिसका नाम था रूपादे। इस रूपादे के साथ इस संधि के तहत जेतर सिंह का पुत्र था जिसका क्या नाम था, तेज सिंह का क्या हो गया, विवाह हो गया। ध्यान रखना भी, जालोर के जो चौहान थे या उदय सिंह चौहान था या जो सोनगरा चौहान थे, उसके साथ वैवाहिक संबंध गुहिल के कौन से शासक ने स्थापित किए थे, जेतर सिंह ने। विवाह किसका, तेज सिंह का किसके साथ, रूपादे के साथ। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पहला मैटर तो जेतर सिंह ने कौन सा खत्म किया था, उदय सिंह ने खत्म किया। अगर पूछ ले गोपीनाथ शर्मा, अपना गोपीनाथ शर्मा एक बात कहता है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग जेतर सिंह के काल को ही कहा जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूछे जाने वाला। जैसे हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं, महाराणा सांगा को पढ़ते हैं, महाराणा कुंभा को पढ़ते हैं, राज सिंह को पढ़ते हैं, उस टाइप मध्यकालीन जो मेवाड़ था, जब मेवाड़ की शुरुआत हुई थी लगभग 11वीं शताब्दी का जब मेवाड़ था, उस 11वीं शताब्दी के अंदर वीर राजा या सबसे प्रतापी शासक कौन था, जेतर सिंह था। तो पहला जालोर। अब गुजरात, नीचे गुजरात, और गुजरात का शासक है त्रिभुवन। कौन है, त्रिभुवन। इस त्रिभुवन ने, इस गुजरात के शासक ने आक्रमण किया, इस त्रिभुवन को भी क्या किया था, पराजित किया गया था, त्रिभुवन तो आ गया था। अब तीसरा देखेंगे, ये राजस्थान है, ये दिल्ली है, और दिल्ली का शासक इस समय कौन है, इल्तुतमिश है। और ये यहाँ पे राजस्थान के अंदर आहड़ है, और आहड़ी क्या है, इस समय गोहिलों की राजधानी। इस इल्तुतमिश ने इस आहड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और आहड़ को क्या कर दिया, इसने तहस नहस कर दिया। बहुत बड़ी घटना घट गई। अब देखो, इस इल्तुतमिश के मध्य और इस जेतर सिंह के मध्य एक युद्ध होता है जिसका नाम है भूताला का युद्ध। और ये भूताला नामक स्थान कहाँ पे पड़ता है, राजसमंद के अंदर पड़ता है। 1227 में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में हारा कौन था, इल्तुतमिश हारा था। याद रखना। अगर पूछ भी लें कि जेतर सिंह के समय दिल्ली का समकालीन शासक कौन था, इल्तुतमिश, या दिल्ली के अंदर कौन सा वंश चल रहा था, गुलाम वंश, या कौन सा युग चल रहा था, तो उस समय सल्तनत काल चल रहा था। कौन सा युग या काल चल रहा था, सल्तनत काल। इसने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया था, गुजरात के त्रिभुवन नारायण को पराजित किया था, उदय सिंह के साथ इसने संधि की थी, 3 युद्ध किए थे, और मेवाड़ के क्षेत्र को बढ़ाने में अहम योगदान जेतर सिंह को दिया था। आहड़ को देखकर इसको हमेशा लगता था कि ये खतरे वाला स्थान है, यहाँ पर हर कोई आक्रमण कर सकता है, तो इसने अपनी राजधानी आहड़ से चेंज करके कहाँ पे बना ली थी, चित्तौड़। याद रखना, आहड़ के स्थान से परेशान होकर या आहड़ की स्थिति सही नहीं होने के कारण सर्वप्रथम चित्तौड़ को राजधानी किसने बनवाया था, जेतर सिंह को बनाया था। हमने देखो राजधानी पढ़ी थी, बप्पा रावल ने नागदा बनाई थी, उसके बाद में अल्लट ने आहड़ बनाई थी, और जेतर सिंह ने किसको बना लिया था, चित्तौड़ को। 3 राजधानियां बन चुकी हैं, और सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाली राजधानी भी कौन सी, अपनी चित्तौड़। और उसके बाद में एक राजधानी बनेंगे आपातकालीन राजधानी, जो किसको बनाएगा, महाराणा प्रताप बनाएगा आपातकालीन राजधानी, जिसका क्या नाम है, दिवेर के युद्ध के समय उसने बनाई थी।
जेतर सिंह को पढ़ लिया। अब इसके बाद में तेज सिंह को पढ़ेंगे। तेज सिंह के समय में भी बलबन ने आक्रमण किया था, लेकिन बलबन ने किस प्रकार असफल आक्रमण किया था, वापस चला गया, कुछ भी नहीं मिला था। तेज सिंह की एक तो पत्नी थी रूपा और दूसरी थी जेतल। इस जेतल का थोड़ा ध्यान रखना भाई। इस जेतल ने चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर बनवाया था, बहुत बार पूछा जाता वो मंदिर श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर चित्तौड़ में किसने बनाया था? जेतल दे ने बनाया था। तेज सिंह की पत्नी थी। तेज सिंह वही है जिसका ससुराल कहाँ पे हुआ करता था? जालोर के अंदर हुआ करता था। अब आएगा समर सिंह। ये यहाँ पे गोइल है और ये यहाँ पे रणथंभौर के चौहान है। रणथंभौर के चौहानों के अंदर हमीरदेव चौहान है। कुछ लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र से रणथंभौर के चौहान कर लिया करते थे। अगर पूछ भी लें कि गुहिल कहाँ के शासकों को टैक्स दिया करते थे, तो वो कहाँ के शासकों को दिया करते थे? रणथंभौर को दिया करते थे। कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात को जीतकर वापस लौट रही थी 1299 के अंदर, उस समय चित्तौड़ के शासक समर सिंह ने क्या वसूला था? कर वसूला था। दो चीज ध्यान रखना समर सिंह के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर वसूला था, और दूसरी चीज क्या ध्यान रखना, रणथंभौर के शासक गुहिलों से क्या लेते थे? टैक्स लिया करते थे। अब इसके बाद में जो अपना अगला शासक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है रतन सिंह। समर सिंह का ही पुत्र था रतन सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान के इतिहास के अंदर सबसे प्रसिद्ध शासक, जिसको किद्वंतियों में कहा जाता है कि पद्मिनी से विवाह करने के लिए इसने 10 साल एक संत के रूप में श्रीलंका या सिंहल द्वीप के अंदर बिताए थे। कहा जाता है कि इन्होंने चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी, नारी सम्मान के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। इन्होंने पद्मिनी की रक्षा हेतु चित्तौड़ का युद्ध लड़ा था। किसके साथ युद्ध लड़ा था इसने? अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध लड़ा था। तो अब हम अगला शासक है जो पढ़ने जा रहे हैं, वह अपना कौन सा शासक है? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह याद रखना, रावल शाखा का अंतिम शासक है रावल रतन सिंह। इस रावल रतन सिंह की हम बात करें तो इसका पिता वही है, क्या नाम है? समर सिंह, जिसने टैक्स लिया था किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। रावल रतन सिंह की पहले हम बायोग्राफी की बात करेंगे, नॉर्मल सी बातों को बात करेंगे कि रावल रतन सिंह के पिता की बात होगी। रावल रतन सिंह की हम पत्नी की बात करें तो इसकी पत्नी का नाम था पद्मिनी। इस पद्मिनी की चर्चा करेंगे हम थोड़ी। ये पद्मिनी थी, ये सिंहल द्वीप की थी, सिंहल द्वीप की थी। और इस पद्मिनी के जो तोता था ना, तोता, उस तोते का नाम था हीरामन। इस पद्मिनी के जो पिता थे, उनके पिता का नाम था गंधर्व सेन। इस पद्मिनी की हम और भी बात करें, इसके चाचा थे गौरा और इसके जो भतीजा थे उनका नाम था बादल। ये हो गई पद्मिनी की बात। इस रावल रतन सिंह का एक दरबारी कवि था, दरबारी कवि मान लो या उसका दरबारी तांत्रिक मान लो या इसका क्या मान लो, मंत्री, जिसका नाम था राघव चेतन। अब देखो पद्मिनी से विवाह की बात करते हैं। पहले तो कौन कौन क्या बात करता है, तो पद्मिनी से विवाह की बात के बारे में हम बात करें तो उससे पहले हम एक मलिक मोहम्मद जायसी नाम करके व्यक्ति है, मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था पद्मावत। इसके बाद में एक ग्रंथ और है पद्मिनी चरित्र, पद्मिनी चरित्र, और ये पद्मिनी चरित्र का लेखक है लब्धा द्यू। इसके अलावा एक है खजाइन उल फुतूह है, जिसके लेखक है अपने कौन है? अमीर खुसरो। ये 3 किताबों से पद्मिनी के बारे में जानकारी मिलती है। लब्धाद्यू है,
पद्मिनी चरित्र मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था कब? 1540 के अंदर लिखा था। ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का क्या है? दरबारी कवि है। तो ये भी बात कहता है, मलिक मोहम्मद जायसी भी कहता है, और पद्मिनी चरित्र के अंदर लब्दा दुबिन की बात कहता है। बात करते हैं पिता समर सिंह, पत्नी पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, तोता हीरामन, पिता गंधर्व सेन, चाचा गोरा और भतीजा बादल, दरबारी कवि तांत्रिक मंत्री राघव चेतन। पहली बात कहते हैं इनके विवाह से संबंधित कि हीरामन तोता रास्ता भूलकर चित्तौड़ क्षेत्र के अंदर आ जाता है। ये पड़ता है यहाँ पर चित्तौड़ और ये पड़ता है श्रीलंका। कहते हैं कि इस क्षेत्र पे आ जाता है, और जब रतन सिंह को अपनी पत्नियों पर गर्व तथा नाज करते हुए देखता है कि ये क्या आपकी पत्नी है, आपकी राजकुमारी बनने के लायक एक राजकुमारी है जो सिंहल द्वीप के अंदर रहती है। कहते हैं कि उसी समय राजकुमारी को रिझाने के लिए एक संत का वेश करके 10 वर्ष तक कहाँ पे रहे थे? सिंहल द्वीप पे रहते। सीधी सी बात है, 10 वर्ष तक सिंहल द्वीप पे रहेंगे तो उस समय ना तो कोई कानून था ना कुछ और था, तो चित्तौड़ रतन सिंह को आते मिलता नहीं, तो ये बात तो गलत होगी। दूसरी बार कहते हैं कि एक बार विदेश भ्रमण को गए थे राघव चेतन, और विदेश भ्रमण को जब राघव चेतन गए थे तो सिंहल द्वीप के अंदर एक वन के अंदर या एक बगीचे के अंदर घूम रहे थे। जब इसने पद्मिनी की सुंदरता को देखा तो इनके होश उड़ गए, और कहते हैं कि इन्होंने आते ही ये बात किसको बताई थी? रतन सिंह को बताई थी, और रतन सिंह ने इनकी बात को सुनकर नारियल भेज दिया था गंधर्व सेन के पास। और गंधर्व सेन को जब इस बात का पता लगा कि राजस्थान या भारत के सबसे प्राचीन तथा एक लंबे वंश तथा एक महत्वपूर्ण वंश के शासक अपनी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तो गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? रतन सिंह के साथ कर दिया। कहते हैं कि कुछ बातें बढ़ती गई। अब आगे की बात है वो मलिक मोहम्मद जायसी कहेगा, मलिक मोहम्मद जायसी कहेगा अपने पद्मावत के अंदर। आगे की बात जो भी बात है वो मलिक मोहम्मद जायसी कहेगा। कहते हैं कि ये अपने साथ 2 व्यक्तियों को लेके आई थी, एक तो था इसका चाचा गोरा और दूसरा इसका भतीजा बादल। गोरा और बादल के महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बने हुए हैं, छतरी भी वहीं पर बनी हुई है। ये सेनापति के रूप में साथ में आए थे। कहते हैं कि राघव चेतन भी पद्मिनी की तरफ आकर्षित था। जब इस बात का पता लगा किसको? रतन सिंह को, तो राघव चेतन को इसने दरबार से निकाल दिया। और राघव चेतन ये यहाँ पे राजस्थान है, ये यहाँ पे दिल्ली, और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी है। राघव चेतन किसके पास चला गया था? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था। और अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं कि ये बोला कि आप जाओ, पद्मिनी जैसी सुंदर नारी आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी। और अलाउद्दीन खिलजी राघव चेतन की बातों में आके कहते हैं कि चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। ये अगर पूछ लें कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था, क्या कारण था उसका, तो पद्मावत के अनुसार पद्मिनी है। बाकी अगर पूछेंगे तो एक चीज हमेशा आप अलाउद्दीन खिलजी की ध्यान रखना, ये यहाँ पे रणथंबोर है, ये यहाँ पे जालोर है, और ये यहाँ पे चित्तौड़ है। ये यहाँ पे गुजरात आज भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, और उस समय भी औद्योगिक क्षेत्रों की न छोड़े तो धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था। दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी अपना जो भी शासन कार्य करता था लूट तथा युद्धों से प्राप्त धन संपदा के आधार पर करता था। तो गुजरात तथा दक्षिणी भारत में आक्रमणों से चित्तौड़ भी उसको रोकता था, इधर रणथंबोर भी इसको रोकता था, और इधर जालोर पर रोकता था। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 के अंदर चित्तौड़ पर अधिकार किया था, 1301 में रणथंबोर पर अधिकार किया था, 1303 के अंदर चित्तौड़ पर अधिकार किया था, और 1308 के अंदर यहां सिवाना पर अधिकार किया था, और 1311 के अंदर जालोर पर अधिकार किया था। तो इस प्रकार इसके आक्रमणों को देखकर हमें साफ साफ लगता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी नीति थी? साम्राज्यवादी नीति थी। तो अगर सीधी सी पूछ लें कि चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण, या अमीर खुसरो या खजाइन उल खुतवे के अनुसार चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण, तो साम्राज्यवादी नीति। अगर सीधा भी पूछ लें कि चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण या कौन सी नीति थी? साम्राज्यवादी नीति। अगर मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पूछे तो कौन सी है? पद्मावत। याद रखना भाई, ये दरबारी कवि है तांत्रिक राघव चेतन। ये मैंने कुछ आपको इनका बायोडाटा बता दिया। अब बात करेंगे हम युद्ध की। आक्रमण करेगा कौन है? राघव चेतन किसके पास चला गया, या अपने साम्राज्य को विस्तार के लिए अलाउद्दीन खिलजी कौन से क्षेत्र पर आक्रमण करता है? चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है। और चित्तौड़ का आक्रमण इतिहास के अंदर प्रसिद्ध हो जाता है, जो राजस्थान का दूसरा शाखा तथा प्रथम अग्नि जोहर के नाम से जाना जाता है।
देखना भैया आप, रावल रतन सिंह शासक, रावल रतन सिंह, ये यहां पे राणा ही लगाते हैं भाई। इसने सेनापति गोरा और बादल, इन तीनों ने क्या किया था? केसरिया किया था। केसरिया का मतलब केसरिया बांधा मान करके युद्ध भूमि लड़ते हुए वीरता को प्राप्त हो जाना। और जो जौहर किया था वो रानी पद्मिनी ने किया था। और रानी पद्मिनी ने ये जौहर कहते हैं कितनी महिलाओं के साथ? 1600 महिलाओं के साथ किया था। राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर, सबसे बड़ा, या इसको बोलते हैं क्या? पवित्र जौहर। देखो जो 1301 में रणथंभौर में हुआ था वो अग्नि जौहर था भाई। हालांकि राजस्थान का पहला जौहर या अग्नि जौहर, एकमात्र अग्नि जौहर रणथंभौर का था, लेकिन रानी पद्मिनी वाला, सॉरी ये जल जौहर था, सॉरी भाई, लेकिन रानी पद्मिनी वाला जौहर किस प्रकार का था? अग्नि जौहर। एकमात्र एक ही जल जौहर हुआ था रणथंभौर के अंदर। बाद में जितने भी जौहर हुए थे किस प्रकार के हुए थे? अग्नि जौहर। अगर प्रथम अग्नि जौहर पूछ ले तो कौन सा होगा? रानी पद्मिनी वाला होगा। अब इसके बाद में इधर आक्रमणकारी कौन है? आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी है। इसका पुत्र कौन है? खिज्र खां है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत के अनुसार या मलिक मोहम्मद जयसी के अनुसार राघव चेतन की बात सुनकर के इस चित्तौड़ के चारों तरफ क्या डाल देता है? घेरा डाल देता है। और लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी तथा इधर अपने रतन सिंह के मध्य एक संधि होती है, जिसके तहत कहता अलाउद्दीन खिलजी कि आप मुझे क्या दिखा दो? सिर्फ चेहरा दिखा दो, पद्मिनी है कैसी? कहते हैं कि पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी। उसके गले के अंदर पानी पीने के दौरान पानी भी दिखाई देता था कि इतनी सुंदर थी पद्मिनी। तो कहते हैं कि घेरा डाला और कहते हैं कि चेहरा दिखा दो। जो ही कहते हैं कि ये एक मकान था, यानी कि पद्मिनी महल था। यहाँ पे दरवाजा था, यहाँ पे रतन सिंह खड़ा था, यहाँ पे पद्मिनी को खड़ा कर दिया, यहाँ पे एक शीशा लगा दिया। रतन सिंह ने इस अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि आप यहाँ तक आ सकते हो, इधर देखना गुनाह है, इधर देख सकते हो आप। पद्मिनी की तरफ डायरेक्ट देखना गुनाह है, इनडायरेक्ट आप शीशे में देख सकते हो। जब अलाउद्दीन खिलजी का वंश पद्मिनी के ऊपर नहीं चला, उसकी सुंदरता को देखकर कायल हो गया, तो कहते हैं कि उसने क्या किया? इस रतन सिंह का अपहरण कर लिया और यहाँ युद्ध भूमि में लेकर आ गया। जब इस बात का पता गोरा व बादल को चला तो कहते हैं कि गोरा व बादल ने 1600 पालकियां बनाई थी और कहा कि हम इन पालकियों के अंदर पद्मिनी को लेकर आ रहे हैं आपके पास। पालकियों को पकड़ने वाले 4-4 व्यक्ति सैनिकों के वेश के अंदर थे। इस युद्ध भूमि के अंदर युद्ध हुआ। गोरा व बादल रतन सिंह शहीद हो गए। पद्मिनी ने कौन सा जौहर किया? अग्नि जौहर किया। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और चित्तौड़ का क्या नाम रख दिया इसने? खिजराबाद रख दिया। क्या नाम रख दिया? खिजराबाद। और इसको किसको सौंप दिया? अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? खिज्र खां को। जब ये चित्तौड़, देखना भाई, ये चित्तौड़ खिज्र खां को सौंपा कब? 1303 में। खिज्र खां आवड़े को नहीं ज्यादा दिन रहे और खिज्र खां अठे कत्तू कद तक रहे हो? 1303 लेकी 1313 तक रहे हो। यो अठे चित्तौड़ है, यो इजा चित्तौड़ है। और ये चित्तौड़ को ऊपर 1303 लेकी 1313 तक कौन है? खिज्र खां है। और उरई के है जालोर। और इस जालोर का मायने 2 शासक ही। पहलो शासक है मुच्छाला मालदेव, मुच्छाला मालदेव। और दूसरो शासक कौन है? बनवीर। पहले तो अधिकार खिज्र खां ने किसको सौंप दिया? मुच्छाला मालदेव, क्योंकि जालोर के साथ तो पहले वो भी दुश्मनी ही। हमने सामंत सिंह के बारे में जत्र सिंह के काल में पढ़ा था। मुच्छाला मालदेव को सौंप दिया और मुच्छाला मालदेव ने अपने पुत्र किसको सौंप दिया? बनवीर सोनगरा को सौंप दिया। शासन चल रहा था, दिन आ गया 1313 से लेकर इन दोनों का कार्यकाल 1313 में सौंपा था और दिन आ गया 1326 का। और जो ही 26, हालांकि ये जो इनका युद्ध हुआ था ना, ये 26 अगस्त या पहला साका हुआ था, 1303 का हुआ था। 1326 का दिन आ गया। यहाँ पर जो राहप का वंशज था सिसोदिया शाखा का, हमीर राणा को इस बात का पता लगा। इसने बनवीर को पराजित किया और इस चित्तौड़ पर पुनः किसका अधिकार कर लिया? राणा शाखा, या जिसका दूसरा नाम क्या है? सिसोदिया। इस प्रकार रावल रतन सिंह के साथ ही
रावल शाखा क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी और हमीर के साथ ही राणा शाखा की क्या हो गई, पुनः शुरुआत हो गई। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद मित्रों। अब हम पढ़ेंगे राणा शाखा, हमीर से हम शुरुआत करेंगे, रावल शाखा को हम पढ़ चुके हैं। धन्यवाद मित्रों। जेत्र सिंह का थोड़ा ध्यान रखना, रतन सिंह का थोड़ा ध्यान रखना, दोनों ही रावल हैं और चित्तौड़ के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाई थी, जेत्र को किसको हटाकर आहड़ को, इल्तुतमिश ने आहड़ को तहस नहस किया था। इल्तुतमिश के युद्ध को देखते हुए तथा आहड़ की स्थिति को देखते हुए, आहड़ की जब भौगोलिक दशा अच्छी नहीं लगी तो इन्होंने एक पर्वत के ऊपर, मेषा के पठार चित्रकूट पहाड़ी के ऊपर किसको बना दिया था, चित्तौड़ को राजधानी बना दिया था। धन्यवाद साथियों।